हेलो बच्चों, नमस्कार। देखिए, पिछली कक्षा में हमने बात की थी आवेश क्या है। इसकी बात की थी आवेश की बात की थी आवेश कि आवेश क्या है, आवेश के गुणधर्मों, आवेश के गुणधर्मों, आवेश के मात्रक, और एक हमने बात की थी घर्षण वैद्युत। किसकी बात की थी? घर्षण वैद्युत। तो पिछली जो दो वीडियो हैं उनमें हम पढ़ चुके हैं कि आवेश क्या है। तो हमने कहा कि किसी भी वस्तु का वह मूलभूत गुण जो उसमें विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देता है उसे अपन क्या कहते हैं? आवेश। उसके बाद हमने कहा कि जो आवेश का मात्रक है, आवेश का मात्रक एम्पियर इंटू सेकेंड होता है, जिसे अपन कहते हैं कूलाम। एक्चुअली हमने कहा था कि कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है, इसलिए हम आवेश के कुछ अन्य छोटे मात्रक काम में लेते हैं, जैसे मिली कूलाम, माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पीको कूलाम आदि। हमने कहा कि जो आवेश का सीजीएस पत्ती में, कौन सी पत्ती में? सीजीएस। आवेश का सीजीएस पत्ती में जो मात्रक है वो होता है ईएसयू, या इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या बोलते हैं स्थिर वैद्युत इकाई। तो हमने कहा कि सीजीएस पत्ती में आवेश का मात्रक क्या है? ईएसयू। और ये जो ईएसयू है ये आवेश का सबसे छोटा मात्रक है। और हमने कहा कि एक कूलाम में कितने ईएसयू होते हैं? 3 गुणा 10 की पावर 9 ईएसयू, या इसको अपन एक और नाम देते हैं फ्रैंकलिन। क्या नाम देते हैं बेटा? या इसको कह सकते हैं फ्रैंकलिन। और हमने कहा कि जो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। क्या होता है बेटा? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक है फैराडे। और एक फैराडे बराबर हमने बताया था कि एक फैराडे इज इक्वल टू कितना होता था? 96,500 कूलाम। ये बात की। इसके बाद हमने कहा कि आवेश के कुछ मात्रक हैं, सॉरी हमने बात की थी आवेश के किसके? गुणधर्मों की। तो हमने कहा कि आवेश 2 प्रकार का होता है। आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है धनावेश और एक क्या होता है? ऋणावेश। और हमने कहा जो समान आवेश होते हैं, यानी कि प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, तो समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। और आवेश कैसी राशि है? हमने कहा था आवेश एक अदिश राशि है। इसके बाद हमने बात की अगला कि आवेश योज्यता नियम का पालन करता है, और योज्यता नियम क्या है उसको हम पढ़ा चुके हैं। फिर आवेश निश्चरता नियम का पालन करता है, निश्चरता के बारे में हम जानकारी ले चुके हैं। आवेश क्वांटिकरण नियम का पालन करता है, और आवेश लास्ट पढ़ा था आवेश किसका पालन करता है? संरक्षण नियम का। इतनी अपन ने बात करी थी। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो आज हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। किसका नियम पढ़ेंगे बेटा? कूलाम का नियम क्या है? तो देखिए, कूलाम ने बताया कि अगर हमारे पास 2 स्थिर और बिंदुवत आवेश हैं तो उन स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए हमें कूलाम ने एक नियम दिया, जिसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। तो कूलाम ने बताया कि अगर हमारे पास कोई भी आवेश स्थिर है या बिंदुवत है तो उनके मध्य जो बल लगेगा उस बल की प्रकृति आकर्षण की भी हो सकती है और प्रतिकर्षण की भी। कैसे? कि अगर दोनों ही आवेश समान हैं तो समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित, और असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। तो इसीलिए कूलाम ने स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया। अच्छा, वो नियम क्या है वो अपन को देखना है। मान लो हमारे पास ये 2 आवेश है बिंदुवत, एक आवेश है Q1 और एक आवेश कितना है? Q2, और इनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि कूलाम के अनुसार किन्हीं 2 स्थिर और बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन दोनों आवेशों के परिमाणों यानी कि आंकिक मानों के गुणनफल के तो समानुपाती, और उनकी जो बीच की दूरी है उस बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात हम कह सकते हैं F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन में R²। और हम जानते हैं कि बल सदिश राशि है, इसलिए इस बल की जो दिशा होगी वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश पाई जाएगी। देखो, अगर दोनों ही आवेश प्लस के हैं तो ये Q1 इसको Q2 की ओर धकेलेगा और Q2 कहाँ धकेलेगा? Q1 की ओर। तब तो इस बल की प्रकृति किसकी होगी? प्रतिकर्षण की। और अगर एक धनावेश है एक ऋणावेश है तो ये दोनों बल एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित। इसकी जो दिशा है वो हमेशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के क्या होती है? अनुदिश होती है। तो अब देखिए, इसके बाद हम क्या कह रहे हैं, सुनो। तो इसके बाद अगर हम बात करें कि हमारे पास 2 आवेश है Q1 Q2, हम लिखेंगे माना कि हमारे पास 2 आवेश है Q1 Q2 और एक दूसरे से R दूरी पर रखे हैं, तो तब उनके मध्य लगने वाला बल तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे में R²।
उसके बाद हम बात करें तो F बराबर समानुपाती चिन्ह को हटाया, जब समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हम यहाँ पे लगाते हैं K, तो F बराबर K Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। यहाँ पर K जो है वो एक समानुपाती नियतांक है। इस समानुपाती नियतांक का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹ न्यूटन इंटू मीटर बटे में कूलाम स्क्वायर। किसका मान है? K का मान, ये हमको याद रखना है। इसके बाद K का एक मान होता है, K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इस K की वैल्यू को अपन यहाँ रखेंगे, इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा F बराबर K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसे अपन कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, और निर्वात की जो विद्युतशीलता है इसका जो मान है वो होता है 8.85 × 10⁻12। और अगर हम मात्रक की बात करें तो मात्रक होता है कूलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अब अगर हम बात करें कि विद्युतशीलता का क्या अभिप्राय है, देखो किसी भी पदार्थ द्वारा विद्युतीय गुण ग्रहण करने की जो क्षमता है उसे अपन कहते हैं विद्युतशीलता। कि अगर कोई भी पदार्थ निर्वात में जितने विद्युतीय गुण ग्रहण करेगा उसे कहेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात में किसी भी पदार्थ की विद्युतशीलता का मान फिक्स होता है कितना? 8.85 × 10⁻12। और अगर हम मात्रक की बात करें तो होता है कूलाम बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन एक बार बोर्ड में पूछा गया है कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान कितना होता है, तो हम लिख देंगे 8.85 × 10⁻12 कूलाम बटे में न्यूटन स्क्वायर। अब देखो अगर हम दूसरी बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कहें कि विद्युतशीलता का मतलब क्या है, जैसे हमने एक सूखी लकड़ी ली, अगर हम उस सूखी लकड़ी को किसी तार के टच करते हैं तो सूखी लकड़ी को जब तार के टच करेंगे तो हमारे पास करंट नहीं आता, हमारे पास क्या नहीं आएगा? करंट। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी सूखी लकड़ी में विद्युतीय गुण ग्रहण करने की क्षमता कितनी होती है? 0। लेकिन यदि उसी लकड़ी को हम गीला करके तार के टच करें तो हमें करंट आता है। इसका मतलब गीली लकड़ी में विद्युतीय गुण ग्रहण किया जा सकता है। तो ये हमारे पास कूलाम। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास आया है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की अपन को लिखनी है विमा, कि हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या है। देखो अभी अभी अपन ने कूलाम बल का फॉर्मूला पढ़ा, F = होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना? R स्क्वायर। यहाँ से हमको एप्सिलॉन नॉट की विमा चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 पाई, F इधर चला जाएगा और ये आएगा Q1 Q2 अपॉन में कितना? R स्क्वायर। तो हमको एप्सिलॉन नॉट की क्या लिखनी है? तो हम जानते हैं 1/4 पाई तो कोई नियतांक वैल्यू है तो इसकी तो विमा होगी नहीं। तो सबसे पहले अपन को आवेश की विमा, और विमा होती क्या है? हमने कहा किसी भी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों की घातों में लिखना क्या कहलाती है? विमा। जैसे अगर हम आवेश की धारा की परिभाषा से I बराबर होता है Q/T, तो Q बराबर कितना होता है? IT। तो धारा मूल राशि है, तो धारा मूल राशि, तो धारा की विमा हो गई A1 और समय कितनी हो गई T1। तो आवेश की विमा कितनी होती है? A1 और T1 दोनों की समझेगी। अब बात करें बल की, तो बल होता है F बराबर ma, यानी कि हम कह सकते हैं कि F तो है पिताजी और ma क्या है? माताजी। तो यानी कि F बराबर ma की विमा देखो ये होती है m1 L1 और क्या होती है? T-2। देखो बल की बीमा हमें कई सारी, बल की सहायता से हम कई सारी बीमाएं बना सकते हैं। तो ये बल की बीमा हमको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, याद नहीं हो तो सिंपल सा रीजन है, हम लिख सकते हैं MLT। MLT लिखा तो हमने कहा कि फादर्स इक्वल्स टू होता है मदर। तो देखो हमको लिखना है M1 L1 और T-2। तो इसको याद रखने के लिए हम जनरल सी बात कह सकते हैं कि हमने लिखा MLT, एक माताजी एक पिताजी और 2 बच्चे हैं। मतलब बच्चे माँ बाप से छोटे होते हैं इसलिए माइनस का कितना आ जाएगा? 2। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जैसे फॉर्मूला होता है कि हम 2 और हमारे 2, इट मीन्स M1 L1 और T-2। इस प्रकार से हम बल की बीमा याद कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखें तो देखो आवेश की बीमा आएगी A1 और T1 पहले वाले की, दूसरे वाले आवेश की भी कितनी आएगी? A1 और T1 बटे 1/4 पाई की कोई बीमा नहीं है। F की बीमा होती है M1 L1 और कितना? T-2। और अगर यहाँ पे हम बात करें दूरी की, तो दूरी की बीमा होती है L स्क्वायर। बीमा को हमेशा हम एक ही पद में लिखेंगे, तो एक ही पद में लिखने के लिए क्या करेंगे? तो देखो तो इसको अपन लिखेंगे एप्सिलॉन की बीमा, तो इजिकल टू देखो ये हो जाएगी A² और T² बटे ये हो जाएगा M1 L3 और T- कितना है ये? 2। जब पद को एक साथ लिखेंगे तो M ऊपर गया तो क्या हो जाएगा? M-1। ये L ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा L- कितना? 3
और टी देखो 2 तो ऊपर है और 2 नीचे से जाएगी माइनस की, तो क्या हो जाएगी हमारे पास प्लस की, तो ये हो जाएगा a की पावर कितना 4 और a कितना हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास किसकी विमा होती है, एप्सिलॉन नॉट की। तो ये हमसे कई बार पूछी जाती है कि निर्वात की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या है, तो हम इसको विमा को आसानी से लिख सकते हैं। तो ये तो हमने पढ़ा कूलाम का नियम, ठीक है, और उसकी विमा। अगर हम बात करें आगे कि अगर हम ये कहें कि जो कूलाम का नियम है, ये कूलाम के नियम का अगर हमें सदिश निरूपण करना है तो क्या लिखेंगे, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो देखो कूलाम के नियम का हमको करना है सदिश निरूपण, तो हमको लिखना है कि हमारे पास एक आवेश है Q1 और एक आवेश हमारे पास कितना है Q2 और बीच की दूरी कितनी है R। तो हम कूलाम के नियम के अनुसार क्या लिखेंगे, F बराबर आएगा K Q1 Q2 अपॉन कितना आएगा R²। तो यदि हम किसी भी राशि को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हम लिखते हैं, याद करो, A वेक्टर बराबर A का परिमाण, तो A वेक्टर का मॉड इनटू में A कैप, या सिंपली हम लिख सकते हैं A वेक्टर बराबर 1 इनटू में क्या आएगा A कैप। तो ये किसी भी सदिश राशि को लिखने का तरीका है कि सदिश राशि बराबर होता है सदिश का परिमाण इनटू इकाई सदिश। ऐसे ही अगर हम बल का मान लिखे तो K Q1 Q2 अपॉन R², ये तो बल का परिमाण हो गया। यहाँ पे लगाएंगे वेक्टर, तो उसको लिखने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे R कैप। तो ये हमारे पास कूलाम के नियम का सदिश निरूपण है कि F वेक्टर बराबर K Q1 Q2 अपॉन R² इंटू R कैप। चाहे तो हम इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं, F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना लिख सकते हैं R², और इनटू में हम क्या लिख सकते हैं R कैप। एक तो ये फॉर्मूला है। एक हमने एकांक सदिश की परिभाषा पढ़ी है, क्या पढ़ी है, एकांक सदिश की परिभाषा। तो हमने वहां पे लिखा था, देखो क्या लिखा था एकांक सदिश को, क्योंकि R कैप बराबर वहां होता था R वेक्टर अपॉन कितना होता था R। जब इस R कैप की वैल्यू को अपन यहाँ इस R कैप के स्थान पर रखें तो हमारे पास आता है F वेक्टर इज इक्वल टू, तो ये आएगा, देखो या तो लिख देंगे K Q1 Q2 अपॉन कितना R², और इसमें आएगा R वेक्टर अपॉन कितना R। तो K के फॉर्म में तो लिख देंगे F इज इक्वल टू कितना K Q1 Q2 अपॉन कितना R³ इनटू में क्या आएगा R वेक्टर। और अगर हम इसको एप्सिलॉन नॉट के रूप में लिखें, या F वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन कितना R³ इनटू में क्या आएगा R वेक्टर। तो ये अपन को ध्यान रखना है कि जब भी हम कूलाम के नियम का सदिश निरूपण करें, अगर यहाँ पे कैप आएगा तो नीचे आएगा स्क्वायर, और अगर हमारे पास कभी भी वेक्टर फॉर्म में R कैप वेक्टर दिया जाए तो वहां पर नीचे हम क्या लिखने वाले हैं, तो नीचे लिखने वाले हैं R³। तो ये हमारे पास कूलाम के नियम का वास्तव में क्या होता है, सदिश निरूपण। इसके बाद हमको ये देखना है कि ये कहा जाता है कि जैसे न्यूटन क्या कहता है कि न्यूटन का तीसरा नियम कहता है कि अगर एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाए, जितना बल पहला कण दूसरे पर लगाएगा उतना ही बल दूसरा किस पे लगाएगा, पहले पे। तो हमको ये प्रूफ करना है कि क्या कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करना है। मतलब आपसे कह दे कि भाई सिद्ध करो कि कूलाम का नियम न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है, तो हमें क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है F12 वेक्टर इजिकल टू आएगा माइनस F21 वेक्टर। इसका मतलब क्या है, मतलब है कि जितना बल दूसरा कण पहले पर लगाता है उतना ही बल पहला कण किस पे लगाएगा, दूसरे पे। दोनों का परिमाण तो बराबर होगा लेकिन दोनों की क्या होगी, दिशा विपरीत। तो हमको सिद्ध करना है कि जितना बल पहला आवेश दूसरे पर लगाता है उतना ही आवेश दूसरा किस पे लगाएगा, पहले पे। तो सिद्ध करके देना है F12 बराबर F21। तो कैसे करते हैं, इधर देखो। तो हमने कहा कि हमारे पास ये कोई निर्देश तंत्र है, ये X और ये हमारे पास हो गया Y। इसमें हमारे पास दो कण है, एक पर आवेश है Q1 और एक पर आवेश कितना है Q2, ठीक है। तो देखो पहले वाला जो हमारे पास आवेशित कण है Q1, इसका स्थिति सदिश तो है R1 वेक्टर, और दूसरा वाला जो कण है उसका स्थिति सदिश कितना है R2 वेक्टर। अच्छा, स्थिति सदिश क्या है, देखो किसी भी कण की स्थिति को अगर हम मूल बिंदु के सापेक्ष प्रदर्शित करें तो मूल बिंदु के सापेक्ष जो सदिश प्रदर्शित करेगा किसी कण की स्थिति को वो तो कहलाएगा स्थिति सदिश।
और मूल बिंदु के अतिरिक्त किसी अन्य बिंदु के सापेक्ष किसी कण की स्थिति को प्रदर्शित करने वाला सदिश क्या कहलाता है? विस्थापन सदिश। तो हमने क्या किया, Q1 Q2, तो इसका सदिश R1, इसका कितना है R2, और इन दोनों के मध्य जो विस्थापन सदिश है उसको मैंने कितना लिया, डेल्टा R। अब सुनो, ये Q2 आवेश Q1 पे बल लगाएगा, तो हमने कहा कि Q2 आवेश द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, तो वो हमारे पास आएगा F12 वेक्टर। ऐसे ही ये 1 वाला आवेश किस पे बल लगाएगा, 2 पे, तो 2 पे कितना बल लगेगा, तो 2 का बल इधर लगेगा, तो इसको अपन लिखेंगे F21 वेक्टर। और अगर हम इनके इकाई सदिशों की बात करें तो इसका जो इकाई सदिश है दिशा वो तो आएगी R12 कैप, और ये आएगी ऊपर की ओर, और Q2 की जो इकाई सदिश है वो आएगा R21 कैप। तो हम लिखेंगे, माना कि हमारे पास दो आवेश हैं जो XY समतल में रखें, दोनों आवेशों के मान Q1 Q2 हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष पहले आवेश का स्थिति सदिश कितना है, R1, और दूसरे का कितना है, R2, और दोनों के मध्य का जो विस्थापन सदिश है वो कितना है, डेल्टा R। तब हम क्या लिख रहे हैं, देखो हम लिखते हैं, तब Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो देखो 1 किस पे बल लग रहा है, 1 पे, तो हम लिखेंगे F12 वेक्टर बराबर, तो क्या आएगा, K Q1 Q2 बटे में बीच की दूरी का स्क्वायर, तो क्या आएगा, डेल्टा R का क्या आएगा, स्क्वायर। और यहां पे दिशा दिखाने, यहां लिखेंगे R12 कैप। तो ये तो आ गया Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल, F12 बराबर K Q1 Q2 बटे में कितना, R स्क्वायर इंटू R कैप। इसी प्रकार से ये जो पहले वाला आवेश है Q1, तो क्या लिखेंगे, इसी प्रकार Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो Q2 पर लगने वाला बल तो किस पे लग रहा है, Q2 पे, तो ये आएगा F21 वेक्टर बराबर, तो वही देखो K एक आवेश है Q1, एक आवेश कितना है, Q2, तो ये हो जाएगा Q1 Q2, और बीच की दूरी कितनी है हमारे पास, R, डेल्टा R, तो डेल्टा R स्क्वायर, और यहाँ आएगा R21 कैप। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए आगे हम बात करें तो हम ये जानते हैं कि R12 कैप और R21 कैप इकाई सदिश है, तो हम जानते हैं कि इकाई सदिशों का परिमाण कितना होता है, 1। क्या परिभाषा है कि वे सदिश जिनका परिमाण 1 हो उन्हें हम क्या कहते हैं, इकाई सदिश। और इकाई सदिश को किसी भी अंग्रेजी भाषा के अक्षर के ऊपर कैप लगाकर करते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चित्र से, चूंकि R12 कैप बराबर आएगा R21 कैप, यानी कि R12 कैप और R21 कैप दोनों का मान तो बराबर है, लेकिन R12 कैप है ऊपर की ओर, R21 कैप है नीचे की ओर, इसलिए दोनों का परिमाण बराबर है, दिशा कैसे विपरीत, तो ये आएगा R12 कैप बराबर में R21 कैप। अब इस R12 का मान, किसका मान, R12 कैप का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब हम R12 कैप का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो अब समीकरण 1 को देखो, तो ये आएगा F12 कैप बराबर K Q1 Q2 अपॉन कितना, डेल्टा R का क्या आएगा, स्क्वायर, और इस R12 की जगह क्या रखना है, माइनस R21 कैप। देखो अब ये माइनस आ जाएगा आगे, तो F12 कैप बराबर माइनस K Q1 Q2 अपॉन डेल्टा R का क्या आएगा, स्क्वायर, और ये हो जाएगा R21 कैप। अगर इसको हम और देखें, देखो तो अगर हम थोड़ा सा और इसको सही करें तो इधर देखो, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे समीकरण किससे, 2 से। जब समीकरण 2 का उपयोग करेंगे तो देखो F12 वेक्टर बराबर, तो माइनस क्या आएगा, ये माइनस, और देखो K Q1 Q2 बटे डेल्टा R का स्क्वायर इंटू में R21 कैप, देखो K Q1 Q2 बटे डेल्टा R स्क्वायर इंटू R21 कैप, इसका मान कितना है, F12, तो इसका मान रख देंगे अपन F21। तो क्या सिद्ध हो गया कि हमारे पास प्रूफ हो गया कि F12 बराबर माइनस F21। तो हम ये कह सकते हैं
कि जितना बल Q2 वाला आवेश, देखो जितना बल Q2 वाला आवेश Q1 पे लगा रहा है F12, उतना ही बल Q1 आवेश किस पे लगा रहा है, Q2 पे। देखो क्या देखा अपन ने, ये प्रूफ कर दिया। देखो ये रहा कि F12 बराबर में माइनस F21, अर्थात इससे सिद्ध होता है कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के कौन से नियम का पालन करता है, तृतीय नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो आज की क्लास में हमने कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के ये बताया कि जो कूलाम का नियम है उसका सदिश निरूपण किया, और एक ही प्रूफ करवाया कि सिद्ध करो कि जो कूलाम का नियम है वो न्यूटन के कौन से नियम का पालन करता है, तृतीय नियम का। देखो हम देखना चाहें तो ये तो हमारे पास डायग्राम था, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, देखो Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल F12 बराबर K Q1 Q2 बटे में डेल्टा R स्क्वायर इंटू आर कैप, समीकरण 1। इसी प्रकार ये Q1 वाला आवेश Q2 पर बल लगा रहा है तो F21 बराबर K Q1 Q2, ये बीच की दूरी, डेल्टा R स्क्वायर इंटू R21 कैप। हम ये जानते हैं कि R12 कैप और R21 कैप दोनों इकाई सदिश है, तो इकाई सदिशों का परिमाण बराबर है। चित्र से दिशा विपरीत है तो मैंने -21 लगा दिया, इस R12 कैप का मान हमने यहाँ पे रख दिया समीकरण किसमें, 1 में। तो K Q1 Q2 डेल्टा R, इसका मान आया -R21 कैप, माइनस आगे आ गया, तो K Q1 Q2 डेल्टा R बटे में R21 कैप। फिर देखो समीकरण 2 का जब हम यूज करेंगे तो समीकरण 2 से तो F12 बराबर ये माइनस का तो माइनस मेरा, और ये K Q1 Q2 बटे में डेल्टा R स्क्वायर इंटू में R21 कैप, इसकी जगह हमने रख दिया F2। तो आज की वीडियो में हम केवल इतना ही बात करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। थैंक यू।